एडिटर मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, इसी में कोडिंग पूरी आपको बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि बड़ी कोडिंग है, नोटपैड में थोड़ा क्या हो जाता है कि कोई टैग हमारा मिस हो सकता है। सबलाइन का एक फ़ायदा ये है, एक बेनिफिट ये बताया था मैंने आपको कि इसमें ऑटोमेटिकली हमें बता देता है कोई टैग अगर हमसे मिस हो गया, हमने क्लोज कर दिया, ओपन करना भूल गए, या कभी हमने ओपन किया है क्लोज करना भूल गया, हमें बता देता है एरर कहाँ पे है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होगा, व्यू में जाके हमें यहाँ पे सिंटेक्स में क्लिक करना होगा। हम किस में काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं HTML के अंदर, तो सेलेक्ट करना होगा हमें, तब जाके हमें फिर वो ऑप्शंस दिखाएगा। तो HTML में जैसे मैंने क्लिक किया, ठीक है, एंटर किया, क्लिक करने की जरूरत नहीं होती, एंटर कर लीजिए आप, हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक इतनी कोडिंग हमारी खुद दे देगा, ठीक है। टाइटल हम यहाँ पे देते हैं रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान हमें यहाँ पे और रखना होता है, जब भी हम रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे हैं तो इसके अंदर हमारे मेटा टैग्स यूज होते हैं, मेटा टैग, ठीक है। अभी तक हमने यूज नहीं किया था, पहली बार इसका यूज किया जा रहा है। मेटा टैग में एक तो ये इंफॉर्मेशन दी जाती है कि हम कैरेक्टर कोडिंग जो यूज कर रहे हैं, कैरसेट जो लिखा हुआ आ रहा है आपको दिख रहा होगा, कैरेक्टर कोडिंग हम कौन सी यूज कर रहे हैं। कैरेक्टर कोडिंग का मतलब ये हो गया, या इसका फायदा क्या है इसको लगाने का। कई बार क्या होता है कि कुछ हम ऐसे टैग्स यूज कर रहे हैं और हमारी वेबसाइट ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, हर कोई देख रहा है। कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं या ऐसे स्पेशल सिंबल्स आप कह सकते हो जो अदर लैंग्वेजेस में होते हैं, तो उसको नॉर्मल लैंग्वेज में या नॉर्मली इसको कन्वर्ट करके दिखाने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए, तब यहाँ पे UTF-8 वाला जो पोर्शन है मेटा टैग के अंदर यूज किया जाता है। इस कैरेक्टर सेट का यूज होता है, सिंपली आप कह सकते हो। एक और मेटा टैग हमारे यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, जिसमें आ जाएगा नेम। नेम इसका रहता है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट मतलब जिसमें हमें दिख रहा है, जो हमें स्क्रीन में दिखाई देता है, जहाँ पे वेब पेज हमें दिखेगा, उसको व्यू पोर्ट ही बोला जाता है। अब उस व्यू पोर्ट को हमने किस तरह से मैनेज करना है, हमने इसको मैनेज करना है या उसके कंटेंट को मैनेज करना है डिवाइस की विड्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ। ये क्या करेगा, हमारे स्क्रीन को रेस्पॉन्सिव बनाएगा, स्क्रीन रेस्पॉन्सिव बन जाएगा हमारा। कैसे कि स्क्रीन को छोटा करेंगे, एलिमेंट्स हमारे बिल्कुल सही दिखेंगे, बड़ा करेंगे बिल्कुल सही दिखेंगे, तो इसकी वजह से होता है, ठीक है। मेटा नेम इक्वल्स टू व्यू पोर्ट, और ये पहले से प्री डिफाइंड है, ये वैल्यू प्री डिफाइंड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये एज इट इज आपको ऐसे ही लिखना होगा, ठीक है। और दूसरा मैं यहाँ पे एक अलग से CSS की फाइल बनाऊंगा, ठीक है। अभी तक आपने देखा होगा हमने CSS जो अप्लाई किया था सेम फाइल के अंदर किया था, लेकिन ये जो फाइल मेरी रहेगी यहाँ पे CSS की बड़ी फाइल बनेगी, क्योंकि कई सारे टैग्स होंगे उसके अंदर, कई सारे टैग्स से रिलेटेड मेरी प्रॉपर्टीज होंगी, तो इसीलिए CSS की फाइल मैं अलग से बनाऊंगा। और उसको लिंक करने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं यहाँ पे, लिंक टैग, ठीक है। लिंक टैग के अंदर REL इक्वल्स टू स्टाइल शीट, रिलेट करने के लिए, REL मतलब होता है रिलेट, किससे रिलेट कर रहा है। टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS, वेब ब्राउजर को बताने के लिए, समझाने के लिए कि ये CSS की फाइल यहाँ पे अप्लाई होने जा रही है, यूज होने जा रही है। HREF में फाइल का नाम आ जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया resp.css। अब आपको पता है कि जब भी हम CSS की कोई फाइल बनाते हैं तो उसका पर्टिकुलर एक एक्सटेंशन यहाँ पे यूज होता है .css। आप चाहो तो इसको RESP के नाम से बना लो, ठीक है, जो आप वेब पेज का नाम रखते हो उसके नाम से बना लो, या फिर आप स्टाइल नाम रख दो, कुछ भी रख दो, वो तो आपकी चॉइस है। माई थीम रख दो आप नाम उसका, ABC नाम रख दो, XYZ रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये करने के बाद
अब यहाँ पे बॉडी टैग तो हमने लगाई हुआ है। सबसे पहले हमारा हेडर सेक्शन यहाँ पे काम करेगा, मतलब हेडर वाला जो पार्ट है हम इसमें काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे हेडर टैग आएगा। अभी तक आपने देखा होगा हमने हेडर टैग का भी यूज़ नहीं किया था, लेकिन रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए ये हेडर एलिमेंट का यूज़ किया जाता है, हेडर टैग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये हमारा HTML5 का एलिमेंट है, तो इसीलिए ये वाला पार्ट हमें लिखा रहना जरूरी है। इसको अगर हम हटा देंगे तो हेडर टैग हमारा काम नहीं करेगा, तो इसका भी ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। फाइल को सेव कर लेते हैं, सेव भी करते रहेंगे टाइम टू टाइम, क्योंकि बड़ी फाइल बनेगी हमारी, इसको सेव करना भी जरूरी है। तो इसको सेव कर लेते हैं हम यहाँ पे लेक्चर्स में, ठीक है। और HTML इसके अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं, उसके अंदर ज़्यादा बेटर रहेगा सेव करना, ठीक है। रेस्पॉन्सिव वेबसाइट, इसके अंदर फाइल का नाम, तो फाइल का नाम मैं रख लेता हूँ रेस्पॉन्सिव। .html लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एडिटर को बता दिया है कि हम HTML के अंदर काम कर रहे हैं। सेव एज टाइप में ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ सेलेक्टेड है, दिखा रहा है, ठीक है। सेव में क्लिक कर लीजिए फिर आप, तो फाइल सेव होगी हमारी। हेडर में सबसे पहले हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं div टैग, एक सेक्शन की तरह उसे बिहेव करवाना चाह रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था div टैग का हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। और अब हो सकता है कि ऐसे हम कई सारे सेक्शंस बनाएं यहाँ पे, तो इस पर्टिकुलर div को मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ, क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ, क्लास इक्वल्स टू कंटेनर। ज़्यादातर वेबसाइट्स में आप देखोगे div टैग को एक क्लास दी जाती है कंटेनर नेम से, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि कंटेनर ही देना है, कुछ और भी दे सकते हो आप। इसके अंदर एक और सेक्शन में बनाना चाह रहा हूँ, जिसमें मैं यहाँ पे वेबसाइट का नेम दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक हेडिंग बना लेता हूँ, ठीक है। और उसके अंदर मैं लिख लेता हूँ एक्मे वेब डिजाइन, ठीक है। अभी तो खैर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, कुछ और भी आप लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि ये लिखना है, बाद में अदर ऑप्शन इसमें अप्लाई करेंगे। ये मेरा वेबसाइट का नेम हो गया। अब हेडर में और क्या होता है, खाली वेबसाइट का नाम आता है, कुछ और भी आता है, बताइए। आप लोगों को बताया है सब पूरा, वेबसाइट वेब पेज बनाना बताया है। तो हेडर में हमारा क्या क्या आता है, खाली वेबसाइट का नेम आएगा या कुछ और भी आएगा, क्या आता है और हेडर के अंदर भाई, कुछ आइडिया आ रहा हो अगर आप लोगों को। हेडर में और क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, हेडर मतलब क्या हुआ, किसी भी वेब पेज का ऊपर वाला जो पार्ट होता है, तो उसमें वेबसाइट का नेम तो आपको दिखता ही है, वेबसाइट का लोगो वो भी दिखेगा ही आपको, ठीक है। बट उसके अलावा और क्या चीज़ वहाँ पे दिखेगी उसमें, मेन्यू बार, मेन्यू बार भी तो हेडर में होता है हमारा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब मेन्यू बार के लिए यहाँ पे एक टैग आता है NAV, क्योंकि मेन्यू बार क्या होता है हमारा, एक तरह का नेविगेशन होता है। नेविगेशन मतलब क्या हुआ कि जिससे हम वेबसाइट के अंदर नेविगेट कर सकें, मतलब नेविगेट का मतलब कि आप किसी दूसरे पेज के अंदर जा सको, किसी दूसरे पेज के अंदर आप स्विच कर सको। होम में जाना है, होम में क्लिक करोगे, होम में पहुंच जाओगे आप। अबाउट अस में जाना है, गैलरी में जाना है, क्लिक करते ही पहुंच जाओगे। तो ये जो नेविगेशन हमारा इजीली हो पा रहा है पूरी वेबसाइट में, तो ये किसके थ्रू होगा, मेन्यू बार के थ्रू। अब मेन्यू बार बनाने का एक मैंने आपको यूएल वाला तरीका बताया था, यूएल और एलआई टैग हम यूज करते थे, तो आज मैं वही तरीका इसमें यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। रेस्पॉन्सिव अगर हमने मेन्यू बार बनाना है तो उसके लिए एलआई टैग का ही हमें यूज करना होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन आ जाएगा हमारे यहाँ पे इसमें होम, वो तो जितने भी ऑप्शन आप बनाना चाह रहे हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे अबाउट या अबाउट अस,
तीसरा ऑप्शन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ सर्विसेज। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शंस मैंने यहाँ पे बना दिए। अब अभी तो ये प्रॉपर दिखेंगे नहीं, प्रॉपर कैसे दिखेंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे CSS अप्लाई करनी होगी। तो क्या मेथड रहेगा वो तरीका भी आप लोगों को बता दूंगा अभी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये तो हमारा हेडर सेक्शन कंप्लीट हो गया। हेडर सेक्शन के अलावा नेक्स्ट फिर हमारा क्या रहता है, शोकेस रहता है। शोकेस मतलब जहाँ पे हम अपना स्लाइडर दिखाते हैं या इमेज दिखाते हैं, तो उसको यहाँ एज ए शोकेस के फॉर्म में लिया जाता है। तो उसके लिए एक नया टैग यूज कर रहे हैं, HTML5 का ही टैग है, सेक्शन टैग। सेक्शन टैग का काम भी वही होता है, पेजेस में डिफरेंट सेक्शंस डिवाइड करना, बनाना। डिव टैग का काम भी वही है, पेज में ब्लॉक्स या सेक्शंस को डिवाइड करना। ठीक है, अब आप सेक्शन टैग यूज करो, डिव टैग यूज करो, बात एक ही है। बट HTML5 के एलिमेंट्स हम ज़्यादातर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इसलिए मैं सेक्शन टैग यूज कर रहा हूँ। HTML5 का टैग है, ठीक है, सेक्शन टैग। तो सेक्शन टैग के लिए हम CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए मैं ID यहाँ पे देता हूँ, ID इक्वल्स टू शोकेस। ठीक है, इसके अंदर एक हम यहाँ पे डिव टैग लगा देते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी हमारे कई सारे पार्ट्स रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिव टैग जहाँ पे मैं लगा रहा हूँ उसमें क्लास का यूज कर रहा हूँ मैं। कौन सी क्लास? कंटेनर क्लास का। जहाँ जहाँ पे डिव लगाऊंगा वहाँ पे वो प्रॉपर्टी मेरी अप्लाई हो जाएगी। तो एक ही बार मुझे उन प्रॉपर्टीज को वहाँ पे अप्लाई करना होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, डिव टैग हो गया। उसके अंदर एक हेडिंग बनाने जा रहा हूँ मैं H1 टैग का यूज करके, जिसमें मैं लिखूंगा अफोर्डेबल प्रोफेशनल वेबसाइट्स। ठीक है, और एक पैराग्राफ मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ, इस पैराग्राफ को मैं सेट करूँगा। अब चाहे इसको आप MS वर्ड से ले लो, या यहाँ पे भी एक लेने का मैंने मेथड तो आप लोगों को बताया था कि अगर हमने यहाँ पे पैराग्राफ इंसर्ट करना है तो क्या क्या होता है। ठीक है, तो तरीका भी आपको दिखा दूँ कैसे करते थे। लेस देन का साइन और L, तो ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है यहाँ पे, बाकी तो सारे टैग हैं। ये क्या आता है, एक टेक्स्ट आता है लिखा हुआ, ये हमारा पैराग्राफ होता है। इसी के थ्रू हम यहाँ पे एक पैराग्राफ इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, पैराग्राफ मैंने इंसर्ट करवा दिया। अब पैराग्राफ में क्या चेंजेस होंगे, क्या प्रॉपर्टीज काम करेगी, तो ये सब चीज़ें हमारी CSS के थ्रू आएंगी। तो अभी मैं उसको नहीं करना चाह रहा हूँ, बाद में करूँगा। ठीक है, CSS हम बाद में ही अप्लाई करेंगे। पहले हमें एक फॉर्मेट बना लेना होता है, वो फॉर्मेट बना लेने के बाद तब जाके CSS को अप्लाई किया जाता है। प्रॉपर तरीका वेबसाइट बनाने का यही होता है, पहले एक फॉर्मेट को आप डिजाइन कर लें। तो कैसा दिख रहा है पहले ये देख लेते हैं। HTML, इसके अंदर हमने रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाई थी। ठीक हो गया, तो किस तरह से पेज दिखेगा चेक कर लेते हैं। ओपन विद ओपेरा ब्राउजर, तो अभी तक ये हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सिंपल सा, नॉर्मल सा। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं। क्लियर है। अब यहाँ पे एक दूसरा सेक्शन में बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, सेक्शन टैग लगा के, और इस सेक्शन को एक मैं ID प्रोवाइड कर दूंगा, बॉक्सेस। ठीक है, इसके अंदर बॉक्सेस के फॉर्म में कुछ एलिमेंट्स में दिखाऊंगा। तो उसके लिए पहले मुझे डिव टैग लगाना होगा, एक कंटेनर बनाना पड़ेगा। ठीक है, मेन कंटेनर तो हमारा बाहर का सेक्शन टैग बना रहा है, उसके अंदर सब कंटेनर बना रहा हूँ, और उनके अंदर फिर मैं एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाऊंगा। ID नहीं, क्लास यूज कर रहे हैं, जहाँ पे भी डिव का यूज कर रहे हैं वहाँ पे क्लास कंटेनर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी का यूज करेंगे, जैसे कि सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करें। एक और मैं यहाँ पे सेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैं क्लास यूज करूँगा बॉक्स।
इसकी प्रॉपर्टी आगे जाके आएगी। पहले मैं इसमें यहाँ पे दिखाऊंगा एक इमेज। अब फाइल का नाम चाहे जो भी हो, बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक मैं दिखाऊंगा हेडिंग, सब हेडिंग, जिसको मैं H3 से लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पे HTML5 मार्कअप, 5 की जगह परसेंट सिंबल आ गया, 5 हो गया। और उसके बाद एक पैराग्राफ दिखाना चाह रहा हूँ, मैं टेक्स्ट दिखाना चाह रहा हूँ, तो पैराग्राफ तो P टैग से ही दिखेगा, ठीक है। सैम्पल पैराग्राफ दिखाने के लिए लेस देन और L इंसर्ट हो जाएगा हमारा। इतना बड़ा नहीं दिखाना है आपने, वैसे तो बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं है, 2 और 3 लाइन्स का पैराग्राफ ही, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे किस तरह से दिखा रहा है, हमें इस फॉर्म में दिखा रहा है। तो अभी ये उतना प्रॉपर एक सही अलाइन फॉर्म में नहीं है, धीरे धीरे आएगा। अब एक ब्लॉक तो मैंने यहाँ पे बनाया, सेम ऐसे ही मैं 2-3 ब्लॉक और यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला पोर्शन मेरा, ठीक है। div क्लास इक्वल्स टू बॉक्स से, उसके अंदर इमेज, हेडिंग और पैराग्राफ, ये 2 चीज़ें हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो मैंने इसको कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद जस्ट इस div के नीचे यहाँ पे ये वाला पार्ट, ठीक है। पैराग्राफ वही रहने देते हैं, कंटेंट को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हेडिंग को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं CSS3। अभी हम जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे ये CSS3 वाला पार्ट है, ठीक है। CSS3 स्टाइल, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है CSS वाला पार्ट जो है, ये CSS3 वाला पार्ट पढ़ा है अभी तक हमने। CSS3 के एलिमेंट्स का यूज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ उसमें एडवांस ऑप्शन भी मैंने आप लोगों को बताई थी, एडवांस प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी, जैसे फिल्टर प्रॉपर्टीज वगैरह है हमारी, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी बताना है आप लोगों को, तो मैं एक साथ ही बताऊंगा, अभी तो नहीं होगा। ये हो गया। इसके बाद हमने कॉपी तो किया था, एक और ब्लॉक में दिखाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए एक और बार मैंने इसको पेस्ट कर दिया। क्लास वही रहेगी बॉक्स से, ठीक है। इमेज रहेगी एक पहले, फिर उसके बाद एक हेडिंग रहेगी, उसके बाद एक पैराग्राफ रहेगा। ये फॉर्मेट में सब में अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसमें लिख लेता हूँ ग्राफिक डिजाइन, ठीक है। सेव कर लेते हैं, देखते हैं किस तरह से दिखा रहा है, क्योंकि अभी तो हमें ऐसे ही दिखाएगा, नॉर्मल सिंपल फॉर्म में दिखाएगा, ठीक है। जब तक CSS का यूज नहीं करते हैं तब तक। इसके बाद अब मैं यहाँ पे फूटर दिखाना चाह रहा हूँ, फूटर वाला पार्ट। बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स में नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे, अब सिंपली यहाँ पे मेरा फूटर वाला पार्ट आ जाएगा। तो फूटर दिखाने के लिए हमारे पास अलग से टैग बना हुआ है, फूटर टैग। अभी तक आपने देखा होगा हम फूटर टैग का यूज़ नहीं करते थे, बट पर्टिकुलर फूटर दिखाने के लिए, हेडर दिखाने के लिए, सेक्शंस दिखाने के लिए, कंटेंट दिखाने के लिए, ये सब टैग अलग अलग बने होते हैं। HTML5 का अगर हम उसमें यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से या जिसकी हेल्प से ही हम रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं, तब हम ऐसा यहाँ पे कर रहे हैं। ये तो नॉर्मली भी बना सकते थे, ठीक है। प्रोफेशनल वेबसाइट हमारी जो बनती हैं, उसमें HTML5 के एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है ज़रूर, और कर रहे हैं तो वहाँ पे इस तरह के वो टैग्स बने हुए होते हैं। हेडर के लिए हेडर टैग, फूटर के लिए फूटर टैग, सेक्शंस बनाने के लिए सेक्शन टैग हो गया, कंटेनर के लिए कंटेनर टैग हो गया, सॉरी कंटेनर तो कंटेंट टैग होता है हमारा, ठीक है। मेन टैग होता है, मेन कंटेंट दिखाने के लिए एक मेन टैग होता है हमारे यहाँ पे, इस तरह का। अच्छा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं माई वेब डिजाइन, और कॉपीराइट करके ऐसे हम दिखाते थे। कॉपीराइट, कॉपीराइट का सिंबल लाने के लिए क्या सिंबल होता था, NCOPY सेमीकोलन, ठीक है। तो याद होना चाहिए हम लोगों को ये सिंबल, सेमीकोलन से लगा दिया, ठीक है। कॉपीराइट कब का है, हमने बोला 2020 का कॉपीराइट है, ठीक है। सेव कर लिया हमने, सेव करके फिर हमें यहाँ पे दिखा देगा कॉपीराइट। अब उसका लुक और उसका इंटरफेस आपको सही नहीं लग रहा होगा, ये अभी मैंने कुछ इसमें किया ही नहीं है, क्योंकि CSS वाला काम तो मैंने किया ही नहीं। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे CSS की एक फाइल बनानी होगी अलग से, ठीक है। तो उसके लिए
मैंने ऊपर CSS की फाइल का क्या नाम रखा था, style.css रखा था, ठीक है। तो इसीलिए एक नई फाइल में ओपन करने जा रहा हूँ, इसको सेव करके एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं। और पहले हमें बता देना होगा कि हम किस में काम कर रहे हैं। तो व्यू में जाके सिंटैक्स से, और मैं काम करने जा रहा हूँ किसमें, CSS में। तो CSS मुझे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। और फाइल को मैं पहले ही सेव कर लेता हूँ स्टाइल के नाम से। .css खुद लगा देगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे सेव एज टाइप में CSS आ रहा है, खुद लगा देगा, क्योंकि हमने पहले ही सेलेक्ट कर दिया कि CSS की फाइल मुझे बनानी है। तो अब यहाँ पे हम कोडिंग्स यूज करने जा रहे हैं, ठीक है, CSS अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले बॉडी टैग के लिए मैं कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज में खाली अलग से नहीं लिखता हूँ, मैं फॉन्ट टैग लगा के भी ये काम कर सकता हूँ। फॉन्ट 15 पिक्सल, ठीक है। और 1.5 मैंने जो दिया है ये लाइन हाइट उसकी। और क्या उसका टाइप रहेगा, टाइप का मतलब जैसे एरियल रहेगा, टाइम्स न्यू रोमन रहेगा, इस टाइप से, ठीक है। एरियल कॉमा मैं 2-3 टाइप्स यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। हेलवेटिका एक टाइप इसका आता है, हेलवेटिका, ठीक है। सैंस सेरिफ करके भी इसकी स्टाइल होती है। तो 3 स्टाइल मैंने यहाँ पे डिफाइन करी है इसको। इसका रीजन क्या है कि अलग अलग ब्राउजर्स में कई बार क्या होता है कि सेम स्टाइल अप्लाई नहीं हो पाती है। तो डिफरेंट ब्राउजर्स में ये हो सकता है कि जो वहाँ पे सपोर्टेबल होगा, जो सुटेबल होगा, वो स्टाइल वहाँ पे अप्लाई करके दिखा देगा। बट 15 पिक्सल फॉन्ट साइज रहेगा, 1.5 उसकी लाइन हाइट रहेगी, ये फिक्स रहेगा, ये कॉमन रहेगा, ठीक है। दूसरा, बॉडी में आपको पता है हम क्या प्रॉपर्टी लगाते थे सारे कंपोनेंट के लिए, पैडिंग, ठीक है, जिसमें हम क्या लिखते थे, पैडिंग 0, ये तो आपको पहले ही बताया था मैंने, मार्जिन 0, ठीक है, ये हो गया। और बैकग्राउंड कलर जो हमें दिखाना है, एक आ जाएगा बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे एक मुझे याद है, ये थोड़ा ठीक दिखता है, F4 सेमीकोलन। तो सेव कर लेते हैं और चेक करते हैं किस टाइप से दिखाएगा। ये आ गया, देखो जो अभी मैंने बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया है ये हल्का ग्रे फॉर्म में होता है, हल्का सिल्वर आप कह सकते हो, ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसके अलावा बॉडी टैग के लिए तो मैंने प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। अब कंटेनर देखो, इसके बाद बॉडी के बाद की अगर हम बात करें, बॉडी के अंदर हमने क्या क्या एलिमेंट्स लिए हैं। हमने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया है कंटेनर, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक काम और कर लेते हैं, जहाँ पे हम CSS लगाना चाह रहे हैं वहाँ पे सारी क्लासेस और सारे आईडी वगैरह हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लास हेडर के अंदर एक मैंने यहाँ पे डिव बनाया है, उसके अंदर क्लास दी है कंटेनर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने डिव लगाया है, इसके लिए मैं आईडी दे रहा हूँ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब ये हो गया कि वहाँ पे हम एक नेम दिखा रहे हैं, लोगो दिखा रहे हैं, ब्रांड नेम, उसके लिए, ठीक है। तब मैंने यहाँ पे आईडी दी है ब्रांडिंग। और एक्मे का, एक्मे वेब डिजाइन का जो ये एक्मे वर्ड है इसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए स्पेन टैग लगा रहा हूँ मैं, स्पेन, और क्लास में लगा रहा हूँ यहाँ पे इसकी हाईलाइट। आप कुछ और भी यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे हाईलाइट लिख रहा हूँ जिससे कि समझ में आए। और केवल मैं फोकस करना चाह रहा हूँ एक्मे को, मतलब उसका कलर अलग से दिखाएगा, वेब डिजाइन का कलर अलग होगा, उसका कलर अलग दिखाएगा। तो जब मैं इसकी प्रॉपर्टी लगाऊंगा तब ऐसा इसमें होगा, ठीक है। दूसरा, जहाँ पे हमने एलाई टैग लगाया है, लिंक दिया है, अभी लिंक मैंने दिया तो नहीं है, दूंगा इसमें, ठीक है। तो इसकी क्लास मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे करंट,
ठीक हो गया। ऐसी में इसके लिए भी क्लास देता हूँ, क्लास इक्वल्स टू करंट। सेम यही प्रोसेस मैं यहाँ भी अप्लाई कर रहा हूँ। तो होगा क्या, जब मैं ये इस पर्टिकुलर क्लास के लिए प्रॉपर्टी डिफाइन करूंगा तो तीनों में अप्लाई हो जाएगी। अब चाहे वो कलर हो, साइज हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टी उसमें अप्लाई हो जाएगी। दूसरा, आपने यहाँ पे लिंकिंग नहीं करी हुई है तो लिंक देना भी जरूरी है। लिंक करने के लिए कौन सा टैग लगाया जाता है? एंकर टैग। तो पता ही है आप लोगों को। तो ए href इक्वल्स टू फाइल का नाम आ जाएगा, ठीक है, और एंकर टैग मेरा यहाँ पे बंद हो जाएगा होम के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लास आईडी ये सब कुछ यूज नहीं किया है, इसको करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी ले लिया है। इसमें भी लिंक रहेगा ए href इक्वल्स टू फाइल का नाम और एंकर टैग होगा। सेम यही इसमें भी होगा, सर्विसेज से पहले एंकर टैग लग जाएगा ए href इक्वल्स टू फाइल का नाम, ठीक है, और सर्विसेज के बाद एंकर टैग बंद हो जाएगा। तो ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमने यहाँ पे शोकेस बनाया था, उसमें हमने आईडी का यूज किया हुआ है पहले से ऑलरेडी, ठीक है, जो हमने शोकेस बनाया था। अच्छा, एक सेक्शन हमारा इसमें और आता है न्यूज़लेटर, और उसका रहता है जैसे फॉलो वगैरह हम हमें भी कर सके, कोई सब्सक्राइब कर सके, वो भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, डायरेक्ट अभी मैंने यहाँ पे शोकेस बना दिया था, ठीक है। तो शोकेस में हमने ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, तो इसमें हमें करने की ज़रूरत नहीं है। बॉक्स वगैरह इमेज हमें लगानी पड़ेगी, इमेज हम बाद में लेंगे। इसके बाद फिर अगर मैं यहाँ पे ठीक है, शोकेस को हमने बना दिया। अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं शोकेस में हमने क्या क्या बनाया है। ठीक है, शोकेस हमने बना दिया। उसके बाद हमने बॉक्सेस बनाए, यहाँ देखिए। एक्चुअल में इसको हम बॉक्सेस के फॉर्म में दिखाना चाह रहे हैं 3 कॉलम में। पहले कॉलम में पहली इमेज, हेडिंग और पैराग्राफ। दूसरे कॉलम में पहली इमेज मतलब दूसरी इमेज, हेडिंग और पैराग्राफ, ऐसे करके दिखेगा। तो उसे जब CSS यूज होगी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कैसे दिखेगा, ठीक है। तो शोकेस बनाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे बॉक्सेस बनाए हुए हैं, तो बॉक्सेस में मैंने फिर ये प्रोसेस करी हुई है, ठीक है। ऑलरेडी हमने सारी क्लासेस वगैरह यहाँ पे लगा दी हैं जो लगनी थी, तो ज़रूरत तो है नहीं। फूटर में ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं हमारी, यहाँ पे क्लास वगैरह उसकी डिफ़ॉल्ट कलर वो ले लेगा खुद ही। न्यूज़लेटर वाला पार्ट अगर हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो ये हम यहाँ पे बना सकते हैं बॉक्सेस के ऊपर, यहीं पे वो रहता है पार्ट हमारा। सेक्शन टैग हमें लगाना होगा लेकिन, ठीक है, सेक्शन टैग हमें लगाना पड़ेगा उसके लिए, तब हम ऐसा करते हैं। सेक्शन टैग लगाया था मैं यहाँ पे, और उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए मैं आईडी दे सकता हूँ यहाँ पे न्यूज़लेटर, ठीक है। और उसके अंदर हमने क्या क्या दिखाना है, अब जो दिखाना है तो उसके लिए फिर हम क्या लगाते हैं, डिव टैग लगाते हैं एक और सेक्शन बनाने के लिए उसके अंदर, ठीक है। और जितने भी आपने देखा होगा हमने डिव लगाए हैं, उसके अंदर हमने एक क्लास दी है कंटेनर के नाम से कि हर जगह वो सेम प्रॉपर्टी उसमें अप्लाई कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूज़लेटर हम दिखाना चाह रहे हैं उसके लिए हम लिखना चाह रहे हैं सब्सक्राइब करके, तो एक हेडिंग के फॉर्म में दिखाते हैं यहाँ पे, सब्सक्राइब टू अवर न्यूज़लेटर, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे एक हेडिंग दिखाएंगे उसमें, और नीचे ऑप्शन देंगे यूजर को सब्सक्राइब करने के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म बनाएंगे। तो फॉर्म बनाने के लिए कौन सा टैग यूज होता है, फॉर्म टैग, ठीक है। फॉर्म को आईडी देने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे एक हम यूजर से इनपुट लेने के लिए उसकी ईमेल आईडी, क्योंकि ईमेल आईडी के थ्रू ही तो सब्सक्राइब करेगा, हमसे ईमेल आईडी एंटर करेगा और बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब करेगा।
तो ईमेल इनपुट टाइप ईमेल और नेम प्रॉपर्टी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हम प्लेस होल्डर यूज़ करेंगे इसकी जगह। अच्छा, प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी से क्या होता था, याद है आप लोगों को? प्लेस होल्डर का क्या काम था? प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे हम? फॉर्म में यूज़ करते थे। वो आ जाता है ना बॉक्स टाइप। हाँ, एक हल्का सा हाइलाइटेड टेक्स्ट होता है वो, आपने देखा होगा, जैसे एक बॉक्स आता है उसके अंदर पहले से लिखा हुआ दिखाएगा एंटर योर नेम, एंटर योर एड्रेस, फिर जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो हट जाता है वो, ठीक है। तो प्लेस होल्डर होता है हमारा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर ईमेल। एक बन जाएगा बटन हमारा, जैसे कि उस बटन के थ्रू यूजर हमारे चैनल को या हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब करता है, सब्सक्राइब। और बटन जब भी हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे किस टाइप का रहेगा वो हमें बताना जरूरी है। सबमिट बटन हम बना रहे हैं तो टाइप इक्वल्स टू सबमिट, ठीक है। अब चाहे हम यहाँ पे क्लास का यूज करें या ना करें, लेकिन क्लास का यूज हमें इसलिए करना पड़ेगा कि बटन को भी तो हमें थोड़ा सही दिखाना पड़ेगा, बटन में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्लास इक्वल्स टू बटन 1 कर दिया मैंने, और बटन टैग हमारा बन गया। तो एक्चुअल में अभी यहाँ पे किस तरह से बन के आ रहा होगा, ये देखो, ये वाला पार्ट है जो दिख रहा है ना। अब इन सारे एलिमेंट्स को हमने प्रॉपरली दिखाया, लिंक भी आ गया, सब कुछ हो गया। अब लेकिन जब तक हम इसकी प्रॉपर CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर तो हमें उतना सही दिखा नहीं पाएगा ना। तो तब हमें अब क्या करना होगा, हर किसी टैग के लिए, हर किसी एलिमेंट के लिए आईडी क्लास जो हमने डिफाइन करी है उसके लिए CSS अप्लाई करेंगे। तो ये तो सेव कर लेते हैं, CSS वाले फाइल में आ जाते हैं। तो पहले हम कंटेनर के लिए कर रहे हैं, देखो पहला पार्ट हमारा है यहाँ पे सबसे पहले हेडर के अंदर कंटेनर क्लास। तो कंटेनर क्लास के लिए प्रॉपर्टी में डिफाइन करने जा रहा हूँ, कंटेनर ब्रैकेट और इसके अंदर प्रॉपर्टी आ जाएगी। एक मैं दे रहा हूँ यहाँ पे विड्थ की, कंटेनर की मेरी विड्थ क्या रहेगी, क्योंकि पूरी स्क्रीन में वेब पेज मेरा नहीं दिखता है। कई जगह आप देखोगे कि पूरी स्क्रीन में वेब पेज नहीं दिखाई देता है, वेबसाइट नहीं दिखाई देती है। जो प्रोफेशनल वेबसाइट होती हैं, चाहे आप गवर्नमेंट की वेबसाइट ले लो, जैसे अगर हम इसकी बात करें, देखते हैं ना, क्योंकि स्लाइडर वगैरह तो कई बार ये होता है कि वो फुल पेज में दिखाते हैं, लेकिन कंटेंट बीचों बीच में दिखा रहे हैं, जैसे ये दिख रहा है आपको, देख रहे हो ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, कंटेंट बिल्कुल बीचों बीच में दिख रहा है, ठीक है। स्लाइडर उठानी जरूर यहाँ पे फुल पेज में दिखा रखा है, वो दिखा सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे दिखाने के लिए तब हमें फिर वहाँ पे विड्थ को कम करना होगा। दूसरा, मार्जिन ऑटोमेटिक करनी होगी, अभी तक हमने ऐसा नहीं किया था, ऑटोमेटिक मार्जिन इसके एडजस्ट करेगा वो। और एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, ओवरफ्लो हिडन। इसका यूज हमने पहले भी किया था कि अगर 80% विड्थ के बाहर कुछ कंटेंट हमारा दिखाई दे रहा है तो ना दिखे, ठीक है। तो किस तरह से ये बन के आएगा, क्या चेंज आएगा, ये देखिए, हो गया ना सही, बिल्कुल बीचों बीच में दिख रहा है कंटेंट आपको। ये कंटेनर की वजह से हो रहा है। नीचे वाला पार्ट अभी बाद में सही होगा हमारा, नीचे वाला सही नहीं है, इसको फिर सही करेंगे, ठीक है। कितना क्लियर हुआ, कंटेनर की प्रॉपर्टी समझ में आई। अब दूसरा हम यहाँ पे इसके बाद हमने क्या दिखाया है, नेविगेशन बार, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। स्पेन टैग के लिए और ये सब जो प्रॉपर्टी हैं इनको हम बाद में डिफाइन कर सकते हैं, अभी जैसे मैंने डिफाइन नहीं किया है, इसको बाद में भी किया जा सकता है। स्टेप बाय स्टेप हम धीरे 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 करके वो सारी प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगे अभी, ठीक है। तो पहले तो मैंने बॉडी टैग के लिए किया, फिर कंटेनर, अब मैं यहाँ पे यूएल टैग के लिए इसको डिफाइन कर रहा हूँ। यूएल मतलब इसके लिए मेन्यू बार के लिए, मेन्यू बार को हमने सही दिखाना है, यूएल एक ही जगह लगाया है तो खाली यूएल। मार्जिन को मैं हटा देता हूँ, तो मार्जिन में कर रहा हूँ इसकी 0, पैडिंग 0। अब एक पर्टिकुलर यूएल के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। अब यूएल के अंदर हमने एल भी तो लगाया था, आप देख लोगे यूएल के अंदर हमने एल भी लगाया, ठीक है। उसके लिए भी प्रॉपर्टी आएगी,
और दूसरा हेडर टैग, जो ये हमारा हेडर टैग है जहाँ पे ये पूरा दिख रहा है, उसके लिए भी प्रॉपर्टी आएगी। तो अब मैं पहले हेडर के लिए प्रॉपर्टी लगाता हूँ। अब ऊपर नीचे कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं एक सीक्वेंस में ही करूँ, जैसे मैंने टैग लगाए हैं वैसे में करूँ, ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर की अगर हम बात करें तो एक कलर में यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 5 4 2 4 E। हल्का ग्रे फॉर्म में ये कलर हमें दिखाई देता है, देख लेते हैं किस तरह से दिखेगा। ये बैकग्राउंड कलर, ठीक है, इस टाइप का है। इसके लिए मैंने ऐसा किया हुआ है, ठीक है। तो ये कोड मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर का। दूसरा कलर क्या होगा, अब ग्रे में व्हाइट कलर ज़्यादा सही दिखाई देता है, तो व्हाइट के लिए कोड क्या होता है हमारा, हैश एफ एफ 3 टाइम एफ आप दिखा सकते हो। तो जो लिखा हुआ कंटेंट होगा हमारा वहाँ पे व्हाइट कलर में दिखाई देगा। आगे, क्योंकि कलर अगर उतना प्रॉपर नहीं हुआ तो फिर वो लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। दूसरा पैडिंग, टॉप में यहाँ पे चेंज करने जा रहा हूँ उसका 30 पिक्सल, ठीक है। तो क्या चेंज आएगा देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप। देखो सब चीज़ मैं करके दिखा रहा हूँ, गैपिंग बढ़ गई ना, क्योंकि बिल्कुल चिपक के आ रहा था वो उतना अच्छा लगता नहीं है देखने में, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। उसके अलावा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मिनिमम हाइट। अभी तक हमने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं किया था, मिनिमम हाइट। ये मिनिमम हाइट किसके लिए होती है, जब हम वेब पेज को छोटा करेंगे, रिसाइज करेंगे, मोबाइल व्यू में लेके आएंगे तो उसकी हाइट उतनी ही रहे, बढ़े ना। जितना हम यहाँ पे दे रहे हैं 70 पिक्सल की हाइट है, अगर वो ज़्यादा बढ़ जाएगी तो बहुत बड़ा हेडर दिखेगा, फिर वो भी अजीब सा लगेगा ना देखने में। तो उसके लिए तब मिनिमम हाइट का यूज़ किया जाता है, नॉर्मल हाइट नहीं, मिनिमम हाइट। और बॉर्डर बॉटम में यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है। उसका कलर मैं दिखाना जा रहा हूँ यहाँ पे ऑरेंज टाइप में। तो उसके लिए कोड है यहाँ पे मेरा E8491D। जैसे थोड़ा बहुत कोड मुझे याद है, आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस में रहते हैं, करते रहते हैं, तो हमें ये चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से आएगा। ये वाला बॉर्डर देखिए, हल्का ऑरेंज फॉर्म में दिखा है, हल्का तो नहीं, डार्क ही है वैसे, ठीक हो गया। अब इसके बाद हेडर में हमारा और क्या सेक्शन है वो भी देख लेते हैं। नॉर्मल हेडर के लिए तो हमने डिफाइन कर दिया क्या क्या होगा। अब हेडर में जो लिंक है उसके लिए हम यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं। लिंक कौन सा दिया था हमने, एंकर टैग के थ्रू। अब आप लोगों को पता है कि लिंकिंग के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, हेडर के अंदर ए वाला पार्ट, मतलब ये ए, क्योंकि ए टैग तो हमने और कहीं लगाया नहीं है, केवल लिंक देने के लिए लगाया हुआ है। तो उसके लिए हमारी प्रॉपर्टी आ जाएगी कि उसका कलर क्या रहेगा, लिंक का। ये कलर भी वाइट रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप लोगों को पता है जब भी हम लिंकिंग करते हैं तो कलर उसका चेंज हो जाता है। ये कलर आपको यहाँ पे दिख रहा है, चेंज हुआ, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे इसको सेव करके रिफ्रेश करूँ, ये देखिए सही आ गया, तो लुक थोड़ा उसका और अच्छा आ गया देखना, ठीक है, सही लुक आ गया। कलर हो गया। कलर के अलावा यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी में यूज करने जा रहा हूँ। क्यों, जो अंडरलाइन दिख रही है, क्योंकि वो अंडरलाइन भी उतना अच्छी दिखती नहीं है ना, तो टेक्स्ट डेकोरेशन को मैं हटाने जा रहा हूँ यहाँ पे नन। तो इससे क्या होगा, जो आपको यहाँ पे अंडरलाइन दिखाई दे रही है, देखो ये, तो जब मैं रिफ्रेश करूँगा ये हट जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी कि अगर हमने लिंक से अंडरलाइन को हटाना है तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन का यूज़ किया जाता है। वही प्रॉपर्टी यूज हो रही है, आप देख रहे होगे, जो अभी तक हमने यूज़ करी है। एक आध नई प्रॉपर्टी है, उसके बारे में आपको बताते जा रहा हूँ कि किसका क्या काम है। टेक्स्ट डेकोरेशन हो गया। दूसरा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी थी, ठीक है, अपर केस लोअर केस ये सब चीज़ें दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पे मेन्यू बार को अपर केस में दिखाना चाह रहा हूँ, जितने मेरे मेन्यू ऑप्शंस हैं अपर केस में दिखाई देंगे। और दूसरा उनका फॉन्ट साइज में यहाँ पे देने जा रहा हूँ 16 पिक्सल, ठीक है। देखते हैं किस तरह से दिखाई देगा इस फॉन्ट। अपर केस भी हो गया और फॉन्ट साइज हो गया 16 पिक्सल, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। अब यहाँ पे लिस्ट की बात आती है, मतलब मेन्यू बार की बात आती है, जो
हमने मेन्यू बार बनाया है, ये मेन्यू बार भी तो हमारा क्या है, हेडर के अंदर ही है, हेडर टैग के अंदर li टैग। इसके लिए हमने कोई प्रॉपर्टी अभी डिफाइन नहीं करी थी, तो अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो किस तरह से करना होगा देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हेडर, हेडर के अंदर li वाला पार्ट। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ फ्लोट। अच्छा, फ्लोट का क्या काम होता है, पहले ही बताया था मैंने आप लोगों को इसका काम। फ्लोट से क्या होगा सर, वो अगर हम फ्लोट उसकी प्रॉपर्टी होती है ना, राइट और लेफ्ट, हम मतलब उसको राइट साइड में और लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, उसको आप शिफ्ट कर सकते हो। दूसरा एक और यूज मैंने आपको बताया था कि मेन्यू बार हमारा वर्टिकली दिख रहा है, उसे हॉरिजॉन्टली दिखाना है, तो उसके लिए भी हम इसका यूज कर रहे थे। मैंने आप लोगों को मेन्यू बार li टैग के थ्रू बताया था अलग से, वहाँ पे ये काम कर रही थी प्रॉपर्टी हमारी। देखते हैं किस तरह से आएगा ही, इस फॉर्म में आगे देगा। ठीक है, अब हो क्या रहा कि एक के ऊपर एक ही आ जा रहे हैं मेन्यू ऑप्शंस, तो हमें थोड़ा बहुत उसमें गैपिंग लानी होगी। तो गैपिंग दिखाने के लिए तब हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगानी होगी यहाँ पे, इनलाइन। ये एक नई प्रॉपर्टी है डिस्प्ले इनलाइन, और पैडिंग प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। ये पैडिंग li के लिए होगा, जिससे कि चारों तरफ उसके गैपिंग आ जाए। तो हम यहाँ पे दे रहे हैं पैडिंग 0 20 पिक्सल, 0 20 पिक्सल। अब कैसे काम करेगा देखो, पहली वैल्यू किसके लिए लेता है, टॉप के लिए, दूसरी किसके लिए लेता है, राइट के लिए, तीसरी बॉटम के लिए, चौथी लेफ्ट के लिए। आप चाहो तो इसको ऐसे भी दे सकते हो, 0 और 20 पिक्सल, 0 पिक्सल एंड 20 पिक्सल। तो टॉप और बॉटम के लिए 0 ले लेगा, लेफ्ट और राइट से हमने मैनेज करना है, उसके लिए क्या लेगा, 20 लेगा। देखते हैं किस तरह से दिखाएगा। अब उसमें गैपिंग आ जाएगी, ये देखो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो ऐसे करके एक एक करके प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो उसमें चेंजेस आते जा रहे हैं। अब यहाँ पे हेडर में हमारा ब्रांडिंग वाला पार्ट, ब्रांडिंग कौन सा, ये जो ये वाला पार्ट है हमारा, जिसमें हम मेन्यू बार दिखा रहे हैं, इस मेन्यू बार के लिए प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आईडी के लिए प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए हमें क्या लिखना होता है, हैश और आईडी का नेम। ठीक है, हैश ब्रांडिंग। अब क्या प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे फ्लोट यूज कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, फ्लोट लेफ्ट। मैं चाह रहा हूँ कि मेन्यू बार मेरा दिखाई दे लेफ्ट में, अभी आ रहा राइट में, ये दिखाई दे लेफ्ट में। ठीक है, फ्लोट हो गया मेरा लेफ्ट। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, हेडर, हेडर के अंदर ब्रांडिंग, उसके अंदर एक हमने यूज किया था h1 टैग। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है h1। तो हेडिंग के लिए हमने यहाँ पे किया है, हेडिंग को प्रॉपर दिखाना है तो उसके लिए प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, एक हम यहाँ पे इसमें लगा देते हैं इसकी मार्जिन। तो मार्जिन को मैं करता हूँ 0 पिक्सल। ठीक है, इससे क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, जो बहुत नीचे दिखाई दे रहा था अब थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया। और दूसरा ये फ्लोट वाला पार्ट अभी हमारा उतना प्रॉपर सही काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे वैसे तो ठीक दिखा रहा है, बट लेफ्ट में दिखना चाहिए था, उसने लेफ्ट में प्रॉपर उतना दिखाया नहीं। तो चलो उसको तो हम बाद में ही मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, हेडिंग वाला पार्ट हो गया। अब हेडर में हमारा नेविगेशन वाला पार्ट। ठीक है, नेविगेशन वही मेन्यू बार जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, जो यहाँ पे हमें प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये जहाँ पे हम दिखाना चाह रहे हैं वो दिखाई देगा। ठीक है, एक हो गया फ्लोट। फ्लोट
यहाँ पे मैं देना चाह रहा हूँ राइट, ठीक है, और मार्जिन टॉप, इसमें मैसेज आता है क्या? तो ये हमें दिखाएगा इस फॉर्म में, देखो अब आया है राइट, जैसे आना चाहिए था एक्चुअली, ठीक है। तो सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं इसमें। अब नीचे वाला पार्ट आ जाएगा हमारा, हेडिंग वाला पार्ट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हेडर में हाईलाइट वाला पार्ट हमारा रह गया है कि होवर करने पे क्या कलर दिखेगा, ठीक है, एक्टिव होगा जब हमारा वो वाला पार्ट, उसमें क्या कलर रहेगा, तो उसके लिए तो हेडर डॉट हाईलाइट, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने वहाँ पे दी थी। प्रॉपर्टी क्या थी, मैंने एक क्लास डिफाइन करी थी, आपने देखा होगा ये वाला पार्ट, ठीक है, हाईलाइट। और हेडर में ही कॉमा लगा के मैंने दूसरा पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे एलिमेंट के लिए। हम ऐसा कर सकते हैं, अगर दो एलिमेंट मुझे के लिए मुझे सेम प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है, तो फर्स्ट एलिमेंट कॉमा सेकंड एलिमेंट, ये हमें ऐसे देना होता है जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। हेडर में डॉट करंट, तो दोनों में ही हमने एंकर टैग लगाया था, उस एंकर टैग के लिए मैं प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा हूँ कि उसका जो कलर है, ठीक है, वो कलर हो जाएगा हमारा, एक हमने कलर दिया था E8491D, ठीक है, ये कलर। फॉन्ट साइज हम यूज नहीं कर रहे हैं, फॉन्ट वेट यूज कर रहे हैं, बोल्ड हो जाए, ठीक है। तो चेक करते हैं किस तरह से, ये देखो चेंज आ गया, इसका कलर चेंज करना था मुझे और इसका चेंज करना था, तो इसके लिए तब यहाँ पे इस तरह, ठीक है, क्लियर है इतना। अब एक पार्ट आएगा इसमें हमारा होवर वाला, होवर कंडीशन, ठीक है। तो होवर के लिए कैसे यूज होगा वो देख लेते हैं, देखते हैं ट्राई करके। तो उसके लिए आ जाएगा हमारा हेडर एंकर टैग होवर करना है, ठीक है। कलर चेंज करना है, सबसे पहले तो हम जा रहे हैं कि वाइट कलर हो जाए, आप वाइट भी दिखा सकते हो ऐसा, ठीक है। और फॉन्ट वेट हो जाए हमारा बोल्ड, सेव कर लेते हैं, चेक करते हैं, ये देखो इस तरह से हमें दिखाई देगा, ठीक है। कोई दूसरा कलर आप दिखाना चाह रहे हो तो दूसरा दिख जाएगा, क्लियर है। तो ये वाला पार्ट हमारा पूरा कवर हो गया, हेडर वाला पार्ट, क्योंकि एक एक एलिमेंट के लिए हम यहाँ पे वो कर रहे हैं। अच्छा, अब शोकेस के लिए, शोकेस के लिए हम चाह रहे हैं कि मिनिमम हाइट हमारी हो जाए 400 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर एक हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं उसमें, बट बैकग्राउंड में यहाँ पे इमेज का यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसमें बैकग्राउंड इमेज यूज करूँगा, ठीक है। URL और यहाँ पे इमेज का नेम आ जाएगा, तो ये तो हम बाद में भी दे सकते हैं, अभी देने की जरूरत नहीं है, बाद में। चलो एक बार ट्राई करते हैं, इसको लगा ही देते हैं, ठीक है। बहुत सारी इमेजेस हैं हमारे पास यहाँ पे, तो इनमें से एक इमेज हम ले लेते हैं जो हमें सही लग रही है। ये वाली इमेज है या ये वाली, जो भी आपको सूटेबल लगे, ये इमेज सही है हमारी। इसका नाम चेक कर लेते हैं, इसका नाम दिखा रहा है यहाँ पे 4.jpg, ठीक है। तो इस फाइल को हम ले लेते हैं 4.jpg। अच्छा, अब देखो यहाँ पे फोल्डर चेंज हो गया हमारा, तो उसके लिए
डॉट और स्लैश प्रीवियस फोल्डर में अगर ये फाइल है तो उसके लिए ऐसे लिखा जाता है, इसका ध्यान रखना हमेशा। ये एक नया तरीका है, ठीक है, एक नया मेथड में बता रहा हूँ आपको। इसमें जब कभी इमेज हमारी प्रीवियस फोल्डर के अंदर होती है तो हमें डबल डॉट और बैक स्लैश का यूज करना होगा, ठीक है, तब जाके वो लोकेशन को सेलेक्ट कर पाएगा। नहीं तो एक तरीका ये है कि उस फोल्डर के अंदर फिर आप इमेज को कॉपी करो, एक सिंपल मेथड तो फिर वही रहता है ना जो आप लोगों को पहले ही बताया गया, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज का यूज कर रहे हैं तो बैकग्राउंड साइज एक प्रॉपर्टी बताई थी, ठीक है। कवर यूज करेंगे, कंप्लीटली हमें पूरे पेज में दिखाएगा। टेक्स्ट अलाइन, इसको हम देते हैं सेंटर, और कलर, यहाँ पे एक डिफरेंट कलर या जो भी कलर हम यूज करना चाह रहे हैं, सपोज अभी फिलहाल के लिए मैं एक्वा कलर देता हूँ यहाँ पे, या एक्वा ग्रीन, ठीक है, इस कलर को मैं ले रहा हूँ। देखते हैं किस तरह से यहाँ पे दिखाएगा, ये देखो, ये ठीक है, इस टाइप। अच्छा, यहाँ पे इमेज हमारी दिखा तो नहीं रहा अभी, तो एक काम करते हैं, एक प्रॉपर्टी और यूज कर लेते हैं इसमें। इसको इमेज हटा के हम यहाँ पे इमेज नेम और रिप्लेसमेंट के लिए आपने देखा होगा हम वहाँ पे नो रिपीट लिखते हैं, और जीरो, ठीक है। बट इमेज दिखा नहीं है तो इसका हमें करना पड़ेगा, डबल इन्वर्ट को हम यूज करके देखते हैं। डबल स्लैश यूज किया हमने, अब दिखा रहा है। कई बार ऐसी दिक्कत आ जाती है क्योंकि ये टेक्स्ट एडिटर है तो यहाँ पे सिंगल आप देख रहे होंगे यूज नहीं कर पा रहे हैं, डबल का यूज करना पड़ा हमें इसके लिए कि हम यहाँ पे प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करवा पाएँ या इमेज को यहाँ पे हम दिखा पाएँ बैकग्राउंड, ठीक है। दूसरा मैंने दिया है नो रिपीट और जीरो। जीरो ये उस तरह से काम कर रहा है, जीरो एक्चुअल में क्या है, बैकग्राउंड पोजीशन कि अपने में अपनी जगह पे वो स्टेबल रहे, ये बैकग्राउंड पोजीशन है उसकी, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बैकग्राउंड हमने यूज करी है यहाँ पे, बैकग्राउंड मैंने प्रॉपर्टी यूज करी है, बैकग्राउंड इमेज नहीं लिखा। बैकग्राउंड इमेज लिखने से क्या होता कि बैकग्राउंड इमेज अलग दिखानी पड़ती, बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी अलग ही यूज करनी पड़ती, बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी अलग ही यूज करनी पड़ती, ठीक है। ये मैंने तीनों एक साथ यूज करा तो उसके लिए ये तरीका होता है। बैकग्राउंड साइज कवर हो तो फिर हमने अलग ही दिया है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर जो सेंटर में लिखा हुआ दिख रहा था टेक्स्ट हमारा, ठीक है, और कलर एक्वामरीन जो वहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर वो कलर आपको सही नहीं लग रहा है तो चेंज कर सकते हो, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अब यहाँ पे हम जो हमारा वो वाला पार्ट था शोकेस जो था हमारा, वो क्या हो रहा है कि ऊपर दिखाई दे रहा है, उसको थोड़ा नीचे लाने के लिए, नीचे दिखाने के लिए, ठीक है। तो क्या करना होगा हमें, उसमें मार्जिन वगैरह हमें यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो किस तरह से हम करेंगे देख लेते हैं। तो शोकेस में जो हमारा हेडिंग वाला पार्ट है, ठीक है, उसकी मार्जिन ऊपर से तो क्या लिखा जाएगा उसके लिए, मार्जिन टॉप क्या हो जाए, 100 पिक्सल हो जाए मार्जिन टॉप, ठीक है। फॉन्ट साइज दे देते हैं हम यहाँ पे 55 पिक्सल देता हूँ फिलहाल के लिए, 55 पिक्सल हो जाए, और मार्जिन बॉटम में यहाँ पे दे रहा हूँ, ये हो जाए 10 पिक्सल, ठीक है। तो देखना आप ये वाला एलिमेंट हमारा ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा इसका, ये देखिए पहले बिल्कुल बीचों बीच में नहीं आ रहा था, बिल्कुल सेंटर में नहीं आ रहा था, अब बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है, सही आ रहा है। कलर आप इसका चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, कलर उतना ये दिखाई नहीं दे रहा है,
एक्वामरीन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऑरेंज कलर भी दिखा दें तो भी क्या उसको भी दिख जाएगा, ये तब भी सही है। ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ कंटेंट ही हमारा यहाँ पे मेन होगा ना, जितना आप इसको यहाँ पे दिखाना चाह रहे हो उसके हिसाब से, जैसा भी कलर आप दिखाना चाह रहे हो। इसके अलावा अब हमारा जो पैराग्राफ वाला पार्ट है, इसमें शोकेस में जो पैराग्राफ बनाया था, कौन सा, देखो शोकेस वाला पार्ट चला हमारा, उसके अंदर कंटेनर प्रॉपर्टी तो हमने पहले डिफाइन कर दी, ले ली होगी उसने, हेडिंग के लिए अभी हमने डिफाइन किया। अब पैराग्राफ के लिए शोकेस में जो हमारा पैराग्राफ दिख रहा है उसमें भी तो कुछ चेंजेस करेंगे ना हम। ठीक है, उसको भी सही दिखाएंगे। तो हैज शोकेस, उसमें टी टैग मतलब पैराग्राफ के लिए, उसका फॉन्ट साइज हम थोड़ा बढ़ा रहे हैं, हम कर रहे हैं उसको 20 पिक्सल। देखते हैं कितना बड़ा होगा, ये देखिए, क्योंकि थोड़ा अगर बड़ा होगा फॉन्ट साइज, चाहो तो आप उसको बोल्ड कर सकते हो, कलर चेंज करना चाह रहे हैं पैराग्राफ के हिसाब से, आप कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे कलर अभी चेंज नहीं किया, बट अगर मैं कलर उसका चेंज कर देता तो और अच्छा इफेक्ट आ जाता। कई बार होता है कि इस तरह की प्रॉपर्टी से अच्छा इफेक्ट आ जाता है। कलर सपोज मैं वाइट दे देता हूँ फिलहाल के लिए, देखते हैं कि सही अगर दिखता है तो। ठीक है, वाइट तो दिखाई नहीं दे रहा सही। अगर हम यहाँ पे रेड दे दें, कोडिंग ना लिखें, सिंपली रेड लिख लेता हूँ इस टाइप से। ठीक है, अब सही लगने वाली बात है, अगर हम वेबसाइट के थीम के अकॉर्डिंग सही लगता है, ठीक लगता है, तब वैसा कलर हमें वहाँ पे रखना चाहिए। ठीक है, एक कलर और आता है, लाइन कलर होता है एक हमारा, जो थोड़ा चमकता है ज़्यादा, जैसे ही है ना। ठीक है, ऐसे कलर्स भी आप यूज़ कर सकते हो, या कलर आपने यूज ही नहीं करना है वो बात अलग है फिर। ठीक है, वाइट कलर भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, अगर हम वही वाला कलर यूज करें, हैज E8419B। ठीक है, इसका यूज कर लेते हैं। एक मिनट थोड़ा सा आप लोग होल्ड कीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर रहे थे, ये कलर दिया मैंने, ये कलर भी इफेक्टिव रहेगा उसमें, ये कलर भी सही दिखेगा। ये तो अब ना तो ये एकदम ऑरेंज कलर है, ना बिल्कुल रेड, उससे हम कह सकते हैं। ठीक है, या फिर हमें इमेज भी थोड़ा उस तरह की लगानी पड़ेगी कि रीडेबल हो, कंटेंट रीडेबल होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मुझे लगता है कि हमारी इमेज थ्री डॉट जेपीजी, वो इमेज सही रहेगी शायद, देखते हैं। हाँ, ये इमेज सही है, देखो इसके लिए थीम के हिसाब से मैच भी कर रही है। ठीक है, और कलर अगर हम यहाँ पे इसका वाइट रख लेते हैं तो बहुत अच्छा लुक ले आएगा फिर। ठीक है, वाइट के लिए आपको पता ही है FFF लिखा जाता है। यहाँ पे कलर मैंने ऑरेंज दिया था, इसको भी वाइट कर लेंगे तो भी ठीक आ जाएगा। वाइट के अलावा ग्रे कलर भी अगर हम रखें तो वो भी ठीक रहेगा वैसे। चलो फिलहाल के लिए वाइट ही रखते हैं। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से दिखाई। अब थोड़ा यहाँ पे ये जो बीच में से सन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कलर थोड़ा फेड हो जा रहा है, तो उसको इमेज को आप छोटा बड़ा कर सकते हो, जैसे हमने साइज वहाँ पे दिया था, कवर दिया था, कवर की जगह कुछ और रख लो, फिर आप यार कर सकते हो ऐसा। तो ये चीज़ें तो हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं, जैसे हमारा टेक्स्ट सही आ रहा है, जैसे हमारी इमेज सही आ रही है, बैकग्राउंड साइज मैंने कवर दिया है, आप चाहो तो इसकी हाइट और विड्थ दे सकते हो। मैं इसकी हाइट देता हूँ सपोज 500 पिक्सल, विड्थ हम 900 पिक्सल। देखते हैं किस तरह से दिखाता है।
ले रहा है हाइट, सही आया तब भी। बट इसमें फिर दिक्कत वही आती है ना कि स्क्रीन के हिसाब से वो सही बैठ नहीं पाता है, कई बार स्क्रीन के अकॉर्डिंग भी छोटा बड़ा भी हो सकता है, या तो बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा मुझे यहाँ पर 1200 समथिंग देना पड़ सकता है, या फिर एक काम हम और कर सकते हैं 90% और 50% में अगर मैं देना चाहूँ तो ऐसा भी कर सकता हूँ, बट उसमें भी फिर वही दिक्कत आ रही है, पिक्सल नहीं देना पड़ेगा लग रहा है। तो अगर मैं 2000 पिक्सल देता हूँ यहाँ पे और 500 पिक्सल, देखते हैं फिर क्या दिखाता है, तब भी थोड़ा सही है, फिर भी बेटर है, ठीक है। फाइव हंड्रेड की जगह 800 ट्राई करते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। अब ये वाली इमेज तो हमारी फिर भी वही होगी ना, दिक्कत ही क्या है। चलो वो तो इमेज हम चेंज कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन में फिर हमें इमेज ही वैसी यूज़ करनी पड़ेगी ना, ये तो खैर मैं एक सैम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो अभी तो कोई भी चल जाएगी, ठीक है। एडजस्ट करने का तरीका ही मैंने आपको बता दिया, या फिर उसको सिंपली आप कवर रख लीजिए, तो ये तरीका आप उनको पहले भी बताया है वैसे मैंने, तो नई प्रॉपर्टी नहीं है हमारी, ये हमने पहले भी यूज़ करे हैं, तो वहाँ से आप देख के उसको रेफरेंस लेके यूज़ कर सकते हो। तो शोकेस में पैराग्राफ को तो हमने सही कर दिया। अब बात आती है न्यूज़ लेटर की। न्यूज़ लेटर वाला पार्ट कौन सा हमारा, जिसमें हमने लिखा है कि सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, हमारे ब्लॉग को, ये सब लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं न्यूज़ लेटर, उसमें क्या होगा, एक तो हम दे रहे हैं कि यहाँ पे पैडिंग रहेगी उसकी 15 पिक्सल, ठीक है। दूसरा कलर दे रहे हैं यहाँ पे, कलर रहेगा वाइट, ठीक हो गया। एक मैं देता हूँ यहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है, S354 जो हमने यूज किया था 248, ठीक है। सेव कर लेते हैं, चेक करते हैं किस तरह से दिखाई देगा हमें, ये आ गया, जो ऊपर हमने कलर यूज करा है वही कलर है, सिर्फ एक अलग सा सेक्शन दिखाने के लिए, ठीक है, ऐसा हमने किया था। अब अगर मान लीजिए मैं स्क्रीन साइज छोटा करता हूँ तो इस तरह से दिखाई देगा, ये मेरा मोबाइल व्यू है, बिल्कुल भी कहीं भी कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है इसमें, इसमें भी कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। अगर छोटी स्क्रीन मेरी होती है तो उसमें भी सही दिखाई देगा ये। तो ये एक्चुअल में हमारी क्या होती है, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट होती है, ठीक है, जिसको आप कितना भी बड़ा कर लो, कितना भी छोटा कर लो, टैबलेट के हिसाब से आप देखो, मोबाइल की व्यू के अकॉर्डिंग देखो, नॉर्मल डेस्कटॉप और लैपटॉप की स्क्रीन के अकॉर्डिंग देखो, आप आपको बिल्कुल सही दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, न्यूज़ लेटर में हेडिंग जो हमने दिखाई थी, अब उसके लिए इसको भी थोड़ा हमें हाईलाइट करना पड़ेगा, तो हैज न्यूज़ लेटर, उसमें हेडिंग वाला पार्ट, ठीक है, तो उस हेडिंग को हम फ्लोट कर देते हैं लेफ्ट में दिखाई देगी हेडिंग। अच्छा, न्यूज़ लेटर के अंदर हमने जो फॉर्म बनाया था, ये वाला फॉर्म, इसके लिए तो हैज न्यूज़ लेटर, उसमें जो हमने फॉर्म बनाया, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर रहे हैं, क्या, उसको हम दिखाएंगे राइट में, तो फ्लोट में देता हूँ राइट, ठीक है, और मार्जिन टॉप में कर देता हूँ 15 पिक्सल, किस तरह से दिखाई देगा, इस टाइप से, देखिए अब आया ना प्रॉपर फॉर्म जैसे दिखना चाहिए, सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़ लेटर, और सब्सक्राइब करने की यहाँ पे हमें दिखा रहे हैं, ठीक है। मार्जिन टॉप को आप कम करना चाह रहे हो, कम भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इन बटन्स को, इसके साइज को हमने थोड़ा सही करना है, तो इसके लिए फिर क्या करना होगा, ये भी मैंने आपको बताया था, फॉर्म के एलिमेंट को CSS लगा के कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो हैज न्यूज़ लेटर के अंदर कौन सा टैग,
इनपुट टैग, क्योंकि इनपुट टैग तो एक ही लगा हुआ है, लेकिन उसमें टाइप कौन सा है ये बताना जरूरी होता है। टाइप इक्वल्स टू कौन सा था, ईमेल। तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन करने जा रहे हैं। क्या प्रॉपर्टी, एक रहेगी पैडिंग, ठीक है, 4 पिक्सल, और एक हम हाइट देते हैं यहाँ पे, ठीक है, 25 पिक्सल। एक मैं देता हूँ विड्थ, क्योंकि इसी से उसकी हाइट और विड्थ, उसका जो साइज है थोड़ा सा सही दिखाई देगा। 250 पिक्सल देता हूँ फिलहाल के लिए, तो ये हमें इस तरह से दिखाई देगा। ये तो सही आ गया बिल्कुल, ठीक है। अब ये सेम काम अगर आपने बटन के लिए भी करना है, आप बटन को भी थोड़ा सही दिखाना चाह रहे हो, बटन के लिए भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एज न्यूज़लेटर बटन, ठीक है। तो बटन तो हमने यहाँ पे टैग के फॉर्म में यूज किया हुआ है, और इनपुट भी टैग के फॉर्म में है, ठीक है। अगर खाली हम इनपुट भी लिखते हैं वहाँ पे टाइप इक्वल्स टू ईमेल नहीं लिखते, तो इनपुट तो एक ही टैग लगाया हमने, उसके लिए अप्लाई हो जाती है। प्रॉपर तरीका उसको करने का भी होता है जो बताया। अब यहाँ पे बटन है, जैसे बटन में भी आप चाहो तो यहाँ पे टाइप दे सकते हो, तो ज़्यादा प्रॉपर वो काम करेगा, ठीक है। टाइप इक्वल्स टू सबमिट। तो क्या प्रॉपर्टी हम देना चाह रहे हैं, उसके लिए हम प्रॉपर्टी यहाँ पे हाइट और विड्थ लगा सकते हैं। हाइट चलो बराबर रखना है तो 25 पिक्सल कर दो आप, ठीक है। विड्थ 100 पिक्सल भी सही है, ठीक है। कलर, जो उसमें कलर दिखेगा लिखे हुए में, इसको मैं देता हूँ फिलहाल के लिए वाइट। और बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैं रख लेता हूँ एक्वामरीन, ठीक है। चेक करते हैं किस तरह से दिखाई दे रहा है, इस टाइप से हमें दिखाई दे रहा है। बॉर्डर प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है लेकिन इसमें, तो उस बॉर्डर प्रॉपर्टी को हटाने के लिए फिर आप क्या कर सकते हो, 50 तो देना पड़ेगा। बॉर्डर प्रॉपर्टी को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी ना, ये सही आ गया। कलर वाइट होने से उतना सही दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम एक तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, ठीक है। बटन ठीक आ गया हमारा, थोड़ा और कम करना है और कम कर सकते हो, 37 में सही दिखाएगा हमें, ठीक है, उसके बराबर आ गया। बटन को आप ग्रीन कलर में भी दिखा सकते हो, बट वाइट कलर, वो कलर ठीक है, एक्वामरीन या एक्वा भी ठीक रहेगा, चलो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। बटन्स में ज़्यादातर आप देखोगे कौन सा कलर रहता है, मैं आपको कलर पिकर के थ्रू दिखाता हूँ। एक हमने लिया था हैक्स कलर पिकर लिया था कलर छांटने के लिए, मैं आपको बताया भी था एक तरीका होता है कलर सिलेक्शन के लिए, अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। इस टाइप का कलर ज़्यादातर रहता है बटन्स के लिए, ठीक है। ये कोड आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ कलर में, तो ये बटन कलर तो हमारा वाइट भी रहेगा, तो वही सही दिखेगा, SFF। अब चेक करते हैं किस तरह से सही आ गया बिल्कुल। फॉन्ट साइज आपको लगता है कि छोटा बड़ा करना है, कम ज़्यादा करना है, कर सकते हो आप, ठीक है। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल कर लो आप, अगर आपको लगता है कि छोटा है 20 पिक्सल, सही दिखाई दे रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे आप बटन्स में भी चेंजेस कर सकते हैं। अब नीचे वाले पार्ट में आते हैं, बॉक्सेस में, ठीक है। तो बॉक्सेस के लिए हमने क्या आईडी दी थी वो भी चेक कर लेते हैं। बॉक्सेस के लिए हमने आईडी दी है बॉक्सेस, तो आईडी डिफाइन करने के लिए हैश और आईडी का नेम क्या था, बॉक्सेस। तो इसके लिए हम यहाँ पे दे रहे हैं मार्जिन टॉप, मैं दे रहा हूँ 20 पिक्सल, ठीक है।
अब बॉक्सेस के अंदर हमने क्या लगाया है वो भी देख लेते हैं। बॉक्सेस के अंदर एक हमने क्लास दी है बॉक्स के नाम से, क्योंकि कंटेनर के लिए तो देखो हमने प्रॉपर्टी पहले ही डिफाइन कर दी थी। अब दूसरा बचा है यहाँ पे क्लास बॉक्स, तो इसके लिए प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। तो एस बॉक्सेस उसके अंदर बॉक्स, तो क्या प्रॉपर्टी आएंगी हमारी, यहाँ पे देख लेते हैं। हम यहाँ पे दे रहे हैं फ्लोट, ठीक है, लेफ्ट, और विड्थ लगा देता हूँ मैं यहाँ पे 30%, बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं, अभी देखेंगे। पैडिंग प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 10 पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। तो सेव कर लेते हैं और चेक करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है 3 कॉलम्स के फॉर्म में, बिल्कुल सही आ गया ना, ठीक है। ऐसे दिखेगा एक्चुअली, क्लियर है। अब इसके बाद अच्छा विड्थ मैंने यहाँ पे 30% दी है, आप चाहो तो 40% कर दो इसको, ये फर्क नहीं पड़ता। 40% बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 30 में ही सही आ रहा है। सबकी 30 ले रहा होगा ना, 30 30 और 30, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर दिया है, पैडिंग 20 दी है, 10 दी है। अगर हम इसको 20 कर देते हैं, 20 में तो नीचे चले जाएगा एक्चुअल में। ये भी हो जाता है ना कि साइड का मार्जिन भी हमें देखना होता है, ये लेफ्ट और राइट वाला जो मार्जिन है ये भी देखना पड़ता है, ये भी प्रॉपर एडजस्ट होना चाहिए। तो ये ठीक है, चलो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे इमेज लगाई थी, मैंने अभी तो इमेज लगाई नहीं है, यहाँ पे नाम दिया नहीं है इमेज का। एक हमारी इमेज थी माई लोगो डॉट png, जिसमें हमने अपना लोगो यहाँ पे बनाया था, तो उसी को लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तीनों में माई लोगो डॉट png। अब वो तो अलग अलग तरह से इमेज आएगी ना वहाँ पे, अभी तो मैं उस इमेज को डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा प्रोसेस लंबी हो जाएगी। माई लोगो डॉट png, सेव कर लेते हैं। इमेज भी लग गई हमारी। अब उस इमेज के लिए प्रॉपर्टी आ जाएगी एज बॉक्सेस, उसके अंदर क्लास है बॉक्स और उसके अंदर इमेज है। तो उस इमेज के लिए क्या प्रॉपर्टी आनी चाहिए वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं, ठीक है। इमेज की विड्थ से देते हैं, हाइट देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो क्या करेगा एडजस्ट कर देगा। तो सिंगल प्रॉपर्टी से भी आप वहाँ पे इमेज का काम चला सकते हो। अब इमेज हमारी दिख नहीं रही है, क्या रीजन होगा बताइए, इमेज यहाँ पे क्यों नहीं दिख रही होगी हमारी, बताइए क्या रीजन हो सकता है, इमेज को क्यों नहीं दिखा रहा होगा। है कोई ऑप्शन ऐसा कि इमेज दूसरे फोल्डर के अंदर है, तो दूसरे फोल्डर के अंदर दिखाने के लिए एक तरीका बताया था, डबल डॉट डबल स्लैश, बैक वाला लेकिन, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। सेम ये हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना होगा, डबल डॉट डबल स्लैश। अगर यहाँ पे डबल स्लैश का यूज नहीं करेगा वो, क्योंकि CSS में तो क्या उसने डबल का यहाँ नहीं करेगा तो सिंगल ही लगाना होगा, बट फिर भी हम चेक तो कर ही लेते हैं, ठीक है। आगे इमेज हमारी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं इमेज के लिए, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि कोई दिक्कत भी नहीं आ रही इसमें, बिल्कुल सही हमारा यहाँ पे ये काम कर रहा है। तो इमेज के लिए इस तरह से हम यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अगर प्रीवियस फोल्डर में बैक फोल्डर में इमेज हमारी एग्जिस्ट करती है तब, उस कंडीशन में, ठीक है, हर जगह नहीं हुआ ऐसा, प्रीवियस फोल्डर में है तब, प्रीवियस के प्रीवियस फोल्डर में होगा तो तब वहाँ पे हमें वो फोल्डर भी मेंशन करना होगा, उसके बाद फिर तब यहाँ पे ऐसा देना होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही आ गया। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे इसका साइज बढ़ाना है, आप बढ़ा सकते हो साइज को, ठीक है। साइज का मतलब ये विड्थ 100 कर देता है, सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब बचा हमारा फुटर वाला पार्ट, तो फुटर वाले पार्ट के लिए अब हमने यहाँ पे क्या किया था वो देख लेते हैं।
फुटर में हमने कोई आईडी दी थी या क्या लगाया था, हमने आईडी वगैरह कुछ नहीं लगाई है, हमने केवल फुटर टैग लगाया। तो फुटर टैग के लिए हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है, हैश फुटर, सॉरी हैश फुटर नहीं होगा, खाली फुटर होगा ना, हैश तो आईडी के लिए यूज होता है, आईडी पे हमने लगाई नहीं है तो खाली फुटर आएगा, ठीक है। पहले हम देंगे यहाँ पे पैडिंग, तो यहाँ पे पैडिंग का यूज कर लेते हैं 20 पिक्सल। एक आएगा हमारे यहाँ पे मार्जिन, टॉप देता हूँ कि टॉप की मार्जिन भी एडजस्ट करनी पड़ेगी ना, 20 पिक्सल। एक मैं देता हूँ कलर वाइट, ठीक है, क्योंकि हेडर और फुटर का कलर मैंने आपसे बोला था सेम होना चाहिए, चाहे वो फॉन्ट कलर हो, बैकग्राउंड कलर हो, ये हमारा वहाँ पे सेम होना चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड कलर भी हमारा वही होगा जो हमने ऊपर दिया था, क्या दिया था हमने, HE8 ये वाला दिया था शायद, 8491D, ठीक है। दूसरा टेक्स्ट अलाइन, कंटेंट को हमने कहाँ दिखाना है, सेंटर में दिखाना है, क्योंकि कॉपीराइट वगैरह ये जो भी दिखाता है इंफॉर्मेशन सेंटर में दिखाता है, सेंटर, ठीक है। सेव कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं, तो ये हमारा फुटर वाला पार्ट दिया। चाहो तो आप फुटर की वेट को बढ़ाना चाहें, बढ़ा सकते हो आप, ठीक है, सॉरी फुटर की वेट नहीं, हाइट, वेट तो पूरी दिखा रहे हैं, हाइट की बात हो रही है। तो फुटर की हाइट को मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ, तो हाइट बढ़ गई मेरी फुटर की, ठीक है। लेकिन ये कंटेंट मेरा सेंटर में नहीं आ रहा, तो सेंटर में लाने के लिए मुझे यहाँ पे इसकी लाइन हाइट भी देनी पड़ेगी। आपको पता है कि जब हम हाइट देते हैं तो लाइन हाइट भी देनी पड़ती है, लाइन हाइट सेम रखनी पड़ती है जो हमने हाइट रखी हो, तब जाके वो इसको बीचों बीच में दिखा पाएगा। ये देखिए अब बिल्कुल बीच में आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम यहाँ पे इसमें डिटेल्स या इंफॉर्मेशन शो कर सकते हैं फुटर वाले पार्ट में। इसके अलावा चाहे आप उसमें वो भी दिखा सकते थे, जैसे ब्रेक लगा के, BR टैग लगा के, मतलब नेक्स्ट लाइन से कॉन्टैक्ट वाला डिटेल जैसा आप दिखाना चाह रहे हो, ठीक है, ये भी हम दिखा सकते थे। कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी वगैरह आप देना चाह रहे हो, ईमेल आईडी दिखाना चाह रहे हो, ईमेल भी दिखा सकते हो साथ में, ठीक है। मान लीजिए हम दिखाना ही चाह रहे हैं, दिखाई देते हैं, तो जब दिखाना ही है, क्योंकि ये डिटेल्स भी तो रहती है फुटर के अंदर ज़्यादातर। कॉपीराइट हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई, ईमेल वगैरह हो गया, और जो हमारे सोशल नेटवर्क के लिंक्स होते हैं ये हो जाएगा, ये चीज़ें तो रहती हैं, ठीक है। ये आ गया, सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं, देखो आप सही दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि यार, अच्छा लाइन हाइट हमने दे दी ना, वहाँ पे लाइन हाइट की वजह से ही गड़बड़ जाती है इसमें, या तो हमें एक काम करना पड़ेगा, लाइन हाइट हमने पूरे फुटर में दे दिया था ना। लाइन हाइट से क्या किया होगा उसने, तीनों लाइन के बीच में 100 पिक्सल की गैपिंग दे दी होगी, जो हमने यहाँ पे दे दी, ये गड़बड़ी आ गई इसमें। तो इसके लिए लाइन दिया तो हमने फुटर में, पूरे में इसने दे दिया। मार्जिन का यूज कर सकते हो, फिर ऐसी कंडीशन में आप लाइन हाइट तो काम करेगी नहीं फिर, ठीक है, लाइन हाइट काम करेगी नहीं इसमें। तो मार्जिन टॉप जो हमने दिया था केवल हम इसका ही यूज कर लेते हैं अभी, देखो अब ठीक दिखा रहा है, वैसे ही सही आ गया, कॉन्टेक्ट हो गया, ईमेल हो गया, सही आ रहा है। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे एक कंप्लीट रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बन गई। मोबाइल व्यू के अकॉर्डिंग इसको मैं व्यू करता हूँ, मोबाइल व्यू के अकॉर्डिंग मुझे दिखता है इस तरह से, मैंने लिया खुद ही, उसने एडजस्ट कर दिया अपने कंटेंट को। चाहे लंबे फॉर्म में आपको दिखाएगा, पैराग्राफ बहुत लेंदी आपको लंबा करके दिखा देगा, लेकिन दिखाएगा जरूर आपको, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी, उसमें दिखाएगा जरूर आपको। तो ऐसे करके आप यहाँ पे एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। चाहे वो किसी भी तरह की वेबसाइट हो, कोई भी जो प्रोफेशनल वेबसाइट एक्चुअल में हमारी बनती हैं, उसको बनाने का
तरीका ही होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है फिर इसमें? आप लोगों को बताइए अब क्या चीज़ इसमें आप लोगों को समझ में नहीं है। प्रॉपर्टी आप देख रहे हो कि हमने सारी वही यूज करी हुई है। हाँ, क्या कह रहे थे भाई? हाँ बताओ। सर ये फुटर प्रॉपर्टी के अंदर देना पड़ेगा, जैसे गूगल यूट्यूब इनके वो आइकन्स जो बनाए वो लिंक देते ना, हाँ, इमेजेस लगाते फुटर ऑप्शन, वो फूटर टैग के अंदर ही देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी के अंदर ही दिखा। वो फूटर टैग के अंदर ही देना पड़ेगा, नहीं आपको इमेज टैग लगा के देना पड़ेगा। जो सोशल नेटवर्किंग के लिंक्स आप कह रहे हो उसमें देने पड़ेंगे। अभी तो मैंने दिखाया नहीं है, वो दिखा सकते हो आप। ठीक है, सर एक बार थोड़ा सर, हेलो हेलो, हेलो सर, हाँ तो सर थोड़ा वो रिपीट कर दीजिए। मैंने देर पे ज्वाइन करा था ना, जो आपने स्टार्टिंग में जो वो मेन्यू बार का वो समझाया था ना, जो सेव करा है आपने, एक बार वो थोड़ा समझा दीजिए सर। मेन्यू बार में देखो, मेन्यू बार वाला जो पार्ट है हमारा, इसके लिए मैंने यहाँ पे NAB टैग लगाया हुआ है। HTML5 के अंदर मेन्यू बार बनाने के लिए NAB टैग लगाया जाता है। NAB होता है नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब ये हुआ कि हम पेज में इजीली नेविगेट कर पाएँ, किसी भी वेब पेज में जा पाएँ आसानी से, या उसमें जितने पेजेस हैं उनमें आसानी से हम नेविगेट कर पाएँ, आ जा सकें। तो ये उसके लिए होता है एक्चुअली। तो तब हमने यहाँ पे NAB टैग लगाया हुआ है। उसके अंदर मेन्यू बार बनाने का एक मैंने आपको UL और LI वाला तरीका बताया था, वो सारी प्रोसेस वही है फिर हमने यहाँ पे जो करी है। UL का लिस्ट स्टाइल यहाँ पे हमने हटा दिया था। UL मेरे ख्याल से LI में किया हमने ऐसा। मार्जिन ऑफ पैडिंग यहाँ पे क्या हमने हटाया तो नहीं है, ऑटोमेटिक वो क्या कर रहा है यहाँ पे, विदाउट उसको, विदाउट आप देख रहे हो ये वैसे दिखा रहा है, क्योंकि हमने इनलाइन कर दिया था, इसकी वजह से हुआ ऐसा। डिस्प्ले इनलाइन जो हमने किया, इसकी वजह से यहाँ पे ऐसा हुआ कि ऑटोमेटिक उसमें जो बुलेट्स दिखने चाहिए थे वो बुलेट नहीं दिखे, उसने सारे बुलेट्स वहाँ पे हटा दिए। हमने अलग से भी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करी यहाँ पे इसके लिए। ठीक है, बाकी फिर वही है कि जैसे हम कोई लिस्ट हम बना रहे हैं, तो लिस्ट बनाने के लिए LI टैग का यूज़ किया जाता है। उसके अंदर पहले हमने होम लिखा था, तो लिंक देने के लिए एंकर टैग AHREF इक्वल्स टू फाइल का नाम अभी मैंने लिखा भी नहीं है यहाँ पे, मेंशन किया ही नहीं है, तो वो तो खैर दिखाएगा नहीं यहाँ पे, एंकर टैग बन गई है। तो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप तो इसके लिए प्रॉपर्टी हमारी हमने डिफाइन कर रखी है। पहले हमने बोला कि नेविगेशन जो है हमारा, उसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन करेंगे। नेविगेशन में UL के लिए पहले हमने किया है यहाँ पे, UL की मार्जिन इतनी हो जाए, पैडिंग की हो जाए 0। फिर हेडर वाला पार्ट, हेडर वाले पार्ट के लिए हमने डिफाइन किया था, क्योंकि हेडर वाला पार्ट हमारा जो है पूरा यहाँ से लेके पूरा नीचे तक, उसके अंदर ही ये हमारा नेविगेशन बार भी आ रहा है, वेबसाइट का नेम भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। तो हेडर के लिए हमने किया था, वो तो खैर एक अलग कंडीशन होगी। उसके बाद नेविगेशन के लिए जो हमने किया होगा मेन्यू बार के लिए, तो फ्लोट राइट किया हमने, जिसकी हेल्प से क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेन्यू बार को हमें राइट साइड में दिखा रहा है, ये वाले साइड में, यहाँ पे ये फ्लोट प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है। मार्जिन टॉप की बात करें 10 पिक्सल, मार्जिन टॉप जो ऊपर से 10 पिक्सल की गैपिंग आ रही है, बिल्कुल बीचों बीच में आपको यहाँ पे ये मेन्यू बार दिखाई दे रहा है, ये इसी की वजह से हो रहा है, मार्जिन टॉप। दूसरा फिर हाईलाइट और करंट वाली प्रॉपर्टी जो हमने अप्लाई करी है। ठीक है, हाईलाइट और करंट ये कैसे, कि अगर मैं किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ तो हाईलाइट होने पे कौन सा कलर दिखेगा, एक्टिव रहेगा, तो अगर मेरा पेज होगा तब मेरा कौन सा कलर दिखेगा, ये उसके लिए। ठीक है, और जिसको हम विजिट कर चुके हैं कि होम में मैंने एक बार क्लिक किया,
अब होम से हट के मैं अबाउट में क्लिक करता हूँ तो होम का कलर भी थोड़ा डिफरेंट कर देगा, चेंज कर देगा। ये इसके लिए दिया गया है यहाँ पे हाईलाइट ऑफ करंट वाला ऑप्शन, कि करंट वाले में अगर होंगे मेन्यू में हम तो उसका कलर क्या दिखाएगा, हाईलाइट करेंगे तो क्या दिखाएगा। तो इसकी वजह से एक काम और हुआ था, ये जो एक्ट में लिखा हुआ आ रहा था और ये होम अबाउट द सर्विस लिखा हुआ आ रहा था, इसका भी कलर हमारा चेंज हो जा रहा था। ठीक है, और ए होवर जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये होवर करने पे कलर चेंज हुआ है। हमने एफ 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 दिया है, एक कलर और होता है सी 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 करके, अगर हम दें एक कलर ये भी होता है, देखते हैं उसमें कौन सा कलर दिखाता है हमें होवर करने पे। ये वाला कलर है, ये जैसे बैकग्राउंड में कलर दिख रहा है एकदम बिल्कुल वाइट नहीं है, प्योर वाइट नहीं, ऑफ वाइट कलर कहते हैं इसे हम, वो कलर में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल वाइट जो दिखता है उतना सही लगता नहीं है देखने में, हल्का ये ऑफ वाइट आपको दिखाई दे रहा होगा कलर जो दिख रहा है, ऑफ वाइट कलर, ये इसकी वजह से आ रहा है चीज़ें मैंने दी। नहीं तो जो कलर आप दिखाना चाह रहे हो होवर करने को वो दिखा सकते हो आप। बाकी तो फिर हमारा वही आगे शोकेस वाला पार्ट है, जैसे हमने यहाँ पे शोकेस जो बनाया था, शोकेस कौन सा, ये वाला पार्ट, इसको हम शोकेस कह रहे हैं, जहाँ पे हमारी इमेज दिखाई दे रही है। हम इमेज की जगह हम बैकग्राउंड में, जैसे इमेज को हमने बैकग्राउंड में दिखाई होगी, आप चाहो तो इसकी जगह स्लाइडर भी बना सकते हो। स्लाइडर बनाने का तरीका भी बताइए आप लोगों को, तो इमेज की जगह वहाँ पे इमेज का स्लाइडर आ जाएगा, वो भी CSS से ही बनेगा, बताइए आप लोगों को। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा और अदर प्रॉपर्टीज हमारी यूज होंगी, तो इम्प्लीमेंट करके देखना हो खुद से, आपको ट्राई करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, इम्प्लीमेंट करके देखना आप, ऐसा कोई टफ नहीं है। नीचे फिर हमारा न्यूज़ लेटर वाला पार्ट, जिसके लिए हमने यहाँ पे कोडिंग करी हुई है। ठीक है, न्यूज़ लेटर, उसकी हेडिंग होगी, उसमें जो फॉर्म दिख रहा है हमारा, ठीक है, और उसके लिए फिर हमने जो यहाँ पे बटन बनाया है या फिर हमने ये बॉक्स बनाया है, इसका साइज में बड़ा कर दिया, तो सब्सक्राइब में क्लिक करेगा कोई सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करवा देगा उससे, तो उसके लिए तब हमारी ये प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन की गई है। ठीक है, अच्छा मार्जिन इसकी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, 38 भी किया जा सकता है, 38 में पूरा चेंज हो जाएगा ना, इस सब में ठीक है, ऐसे भी सही है। खैर वो तो डिपेंड करता है आप किस तरह से दिखाना चाह रहे हो, कौन सा कलर वहाँ पे दिखाना चाह रहे हो। आप ये कलर भी दिखा सकते हो, क्योंकि ये कलर हमने अभी तक कहीं भी वेबसाइट में यूज़ नहीं किया हुआ है। ठीक है, वैसे मैंने एक जनरली ऐसे कर दिया था, बटन्स के लिए कलर होता है करके, तो इसी जगह आप देखोगे होता भी हो ऐसा कलर हमारा बटन के, तो इसलिए मैंने वो कलर यूज़ कर लिया था। न्यूज़ लेटर वाला पार्ट आ गया। फिर बॉक्सेस की अगर हम बात करें तो ये बॉक्सेस की बात करिए, ये जो हमने कंटेंट को बॉक्सेस के फॉर्म में दिखाया हुआ है, एक हमने हेडिंग, एक हमने इमेज दिखाई हुई है, उसके नीचे हेडिंग, उसके नीचे पैराग्राफ। पैराग्राफ को अगर आप प्रॉपर अलाइन करना चाहते हो तो वहाँ पे भी टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कर सकते हो, एक पैराग्राफ के लिए, पैराग्राफ टैग के लिए अलग से आपको प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी तो यहाँ पे नहीं करी हुई है बॉक्सेस में, पैराग्राफ के लिए तो नहीं किया गया है। करना चाहो ऐसा तो कर सकते हो, इमेज के लिए तो किया गया है, सपोज मैं यहाँ पे पैराग्राफ के लिए भी करना चाह रहा हूँ, बॉक्सेस में जो बॉक्स है उसके अंदर पी टैग जो लगाया है, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इसका टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई हो जाए, तो ऐसा भी हो जाएगा, ये थोड़ा अच्छे फॉर्म में दिखाने के लिए और बढ़िया फॉर्म में उसको दिखाने के लिए आप कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप ही सारी प्रॉपर्टीज हमें लगानी होती है, तभी अप्लाई भी कर पाएगा। लास्ट में फूटर वाला पार्ट हो गया फिर हमारा, फूटर में जितने एलिमेंट दिखाए हैं उनके लिए भी आप अलग अलग प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हो, हर किसी का कलर आप डिफरेंट कर सकते हो, नहीं तो सेम ही कलर रहता है। वैसे फूटर वाला पार्ट जो है वैसे तो रहता है इंपॉर्टेंट ही है हमारा, ठीक है, बट किस तरह से आप दिखाना चाह रहे हो, कैसे आप दिखाना चाह रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सोशल लिंक्स आप दिखाना चाह रहे हो, सोशल नेटवर्किंग के, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ऐसे लिंक्स आप यहाँ पे साथ में दिखाना चाह रहे हो, तो उस तरह से कंटेंट को आपको मैनेज करना पड़ेगा।
तब वो दिखाएगा। तो ये हमारी एक कंप्लीट रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बन चुकी है। ठीक है, तो कोई इसमें अब दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहे किसी भी स्क्रीन साइज में इसको व्यू करो, बिल्कुल सही आपको दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही, जैसे दिखना चाहिए बिल्कुल वैसे दिखा रहा है। हाँ सर इसके साथ तो इसकी इमेज भी क्रॉप हो जा रही है। कैसे क्रॉप? तो जो बैकग्राउंड इमेज है वो पूरी बन नहीं रही है ना, मतलब पूरी नहीं दिख रही है, पूरी शूटिंग हो रही है। अब कवर हमने दिया है ना वहाँ पे, तो उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा होगा। क्रॉप तो करेगा ही, क्योंकि कवर हमने दिया हुआ है, स्क्रीन साइज हमने छोटा किया है, तो कवर में ऐसे ही दिखाता है। या तो हमें एक दूसरा साइज, पर्टिकुलर साइज देना पड़ेगा उसको, तब वो सही दिखाएगा। बैकग्राउंड इमेज को तो वैसे दिखाएगा वो, नॉर्मल इमेज होती है जैसे ये है। अब ये तो क्रॉप नहीं हुई ना, इनको तो क्रॉप नहीं कर रहा। बैकग्राउंड इमेज को तो करेगा ही करेगा क्रॉप, क्योंकि बैकग्राउंड का एरिया हमारा कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई चेंजेस तो बैकग्राउंड में आएंगे आएंगे, इसीलिए। ये हमने इप्सम वाला ना, ये पहले से बना सबलाइन में। वो सबलाइन के अंदर ही आता है, ये सबलाइन के और अंदर ही जैसे आता है हमें कहीं। नॉर्मली हाँ, टेक्स्ट भी बनना होगा ना, नोट नोटपैड में अप्लाई नहीं करेगा वो तरीका, सबलाइन में ही अप्लाई करेगा केवल। नोटपैड में करना है तो आपको लिखना पड़ेगा। अब कंटेंट तो आपको लिखना ही पड़ता है ना, वैसे भी कोई आप वेबसाइट बना रहे हो ऐसे कॉपी वेस्ट तो करोगे नहीं, लिखना ही पड़ेगा खुद ही। तो वो तो सैंपल के लिए मैंने बताया था कि जब आप ट्राई कर रहे हो तो उसके लिए तब मैंने शॉर्टकट तरीका बता दिया। वैसे तो बताया नहीं जाता है, बट एक मैंने फिर भी ट्राई करने के लिए बता दिया कि आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। नहीं तो वर्ड से आप ले लो, वर्ड वाला तरीका भी बताइए आप लोगों को। ये तरीका मैंने बताया है कि एम एस वर्ड के थ्रू कैसे होगा। मेथड तो सारे पता है ना आप लोगों को, सारे तरीके बताए हैं मैंने अभी तक सीखने के लिए। ठीक है। हाँ। सर ऐसी कोई बनी बनाई वेबसाइट भी तो आती है, क्या? बनी बनाई वेबसाइट भी तो आता है ना सर, मतलब वेबसाइट कुछ वेबसाइट ऐसी है तो सही वेबसाइट की ना। हाँ, बने बनाए टेम्पलेट, बने बनाए थीम से मिल जाते हैं। अब जैसे यही है, मान लो जो अभी हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं। मैंने सीखी है हम्म, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। ना, वही तो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, कट जा रही है। देखो, जो हम यहाँ पे थीम फाइल बनाते हैं इस टाइप से उसका आइकन बन के आ जाता है। अब यहाँ पे तो इसको ओपन करने के लिए मेरे पास एक दूसरा सॉफ्टवेयर है, तो इसीलिए ऐसा आइकन दिखा रहा है। नहीं तो कई बार कुछ अलग तरह से आइकन भी आपको ये दिखा सकता है। ये थीम फाइल होती है हमारी। और कई बार तो क्या होता है कि इसी तरह की थीम्स हमारी जो होती हैं, ये आपको इनबिल्ट भी मिल जाती हैं। इनबिल्ट का मतलब कि बनी बनाई आप परचेज भी कर सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए। ठीक है, या खुद से आप बना भी सकते हो। बनाने में खुद से मेहनत लगती है। अब आपने देखा होगा कि पूरी हमने वेबसाइट बनाई है एक प्रॉपर थीम बनाने के लिए, रेस्पॉन्सिव थीम अगर हमें चाहिए तो काफ़ी मेहनत लगी उसमें हमें, बहुत लंबी चौड़ी कोडिंग करी हमें, तब जाके ऐसा हम कर। तो ऐसी थीम्स बना के सेल भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा अमाउंट भी मिल जाता है। इस तरह की जो थीम्स है, कम से कम मान के चलिए 1000 रुपीज़ में सेल हो जाती है। और आपने अपनी वेबसाइट बना के ऐसी थीम वहाँ पे रखी हुई है, और आप उसको फ्रीली परचेज नहीं कर रहे, मतलब ओपनली परचेज नहीं कर रहे हो, पेड करके आप उसको दे रहे हो यूजर्स को। तो ऐसे तो कई यूजर्स होंगे जिसको आपकी थीम पसंद आएगी। कई बार हो जाता है ऐसा कि उनको आपकी थीम पसंद आ रही है, तो जितने यूजर्स परचेज करेंगे उतनी बार आपको अमाउंट मिलता रहेगा। तो ये तो काफ़ी अच्छा एक समझो कि तरीका है। सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके हैं, काफ़ी ऑप्शंस हैं सोर्स ऑफ इनकम के। किसी भी तरीके से आप अर्निंग कर सकते हो, कई मेथड्स होते हैं। तो बस ध्यान देने वाली बात है, आप कई लोग इसी को एज ए अपना करियर बना लेते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनर ही उनका, वेबसाइट डिजाइनर, वेबसाइट डेवलपर एज ए उनका करियर होता है। कंपनीज में इस तरह की वैकेंसीज होती हैं जहाँ पे लोगों को रखा जाता है
वैकेंसी में कैंडिडेट को हायर किया जाता है कि उनकी वेबसाइट का जो है मेंटेनेंस कर रहे हों, वेबसाइट में चेंजेस करें, वेबसाइट को बनाएं, डेवलप करें, रिविजन करें, उसका थीम बनाएं उसकी। ठीक है, तो उन्हें पता नहीं क्या हुआ, नहीं अपनी आई बंद हो सकता है। हेलो, आवाज आ रही मेरी? यस सर। हाँ, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था ना। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? और कोई डाउट है तो बताओ फिर। आप आज के लिए तो इतना ही करेंगे फिर। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है किसी को? और नो सर। तो आप लोग ऐसा करना, इसको ट्राई करके देखना फिर, जितना भी आज मैंने बताया है। ठीक है, इन ऑप्शंस को आप ट्राई करना। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कल आप उसको क्लियर कर सकते हो, किसी भी टैग में या किसी भी ऑप्शन में, किसी में भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो कल आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। सर हेलो। हेलो सर। हाँ रोहित, बताओ। सर ये जो साइड डॉट थीम थी ना डॉट सीएसएस करके, उससे ओपन करके उससे ओपन नहीं होगा, उसको लिंक किया जाता है फाइल में। मैं दिखाता हूँ आपको वेबसाइट तरीका, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। थोड़ा सा जल्दी आया करो ना, आपने लेट कर दिया था। उसको लिंक करने का तरीका अलग होता है। ये है, देखो, ये टैग लगाया जाता है, हेड के अंदर आता है। ये तो मैंने पहले ही बताया था, CSS का टाइप 3 यूज कर रहे हैं इसमें, कि अलग से CSS की फाइल बना के मैं उसको लिंक कर रहा हूँ। तो लिंक टाइप यूज किया जाता है, REL इक्वल्स टू स्टाइल सीट, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS, HREF दिया जाता है हाइपर रेफरेंस में, फाइल का नाम स्टाइल डॉट CSS। इस तरह से हुआ है इसकी जो लिंकिंग है। ठीक है, तो ट्राई करके देखना फिर इसको आप कोई दिक्कत आएगी तो कल क्लियर करना। ठीक है, ओके थैंक यू। ठीक।